जनसत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने उसी तरह कुचल दिया जैसे कुछ साल पहले रामलीला मैदान में चल रहे बाबा रामदेव आंदोलन को रात में खत्म करा दिया था। कुछ दिनों पहले पहलवानों ने ऐलान कर रखा था कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होगा उस दिन महिलाएं वहां पहुंचकर पंचायत करेंगी। इसके लिए देश भर से महिलाओं के दिल्ली पहुंचने का आह्वान भी किया था। महिला पंचायत की रूपरेखा भी घोषित कर दी गई थी। कोई भी हिंसक बर्ताव नहीं करेगा। अगर पुलिस बर्बरता करती है तो भी सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनसे अनुरोध किया था कि वे नए संसद भवन के आसपास न पहुंचे, मगर पहलवानों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए संसद भवन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया और पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कई धाराएं लगा दी। जंतर मंतर पर उनके तंबू उखाड़ दिए गए। वहां से उनका सारा सामान उठाकर जगह खाली करा ली गई। अब पुलिस का कहना है कि पहलवान जंतर मंतर पर धरना नहीं दे सकेंगे। अगर वे धरना देना चाहते हैं तो उन्हें नए सिरे से इजाज़त लेनी पड़ेगी, मगर पुलिस तय करेगी कि उन्हें धरने के लिए कहाँ जगह उपलब्ध कराई जाए। पैरा कि पहलवान अब भी जंतर मंतर पर ही धरने की मांग पर अड़े हैं, मगर पुलिस ने एक तरह से उनके आंदोलन को कुचल दिया है। इस तरह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का मामला भी किनारे हो गया है। इस साल फरवरी में महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया था। तब ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई थी, मगर समिति ने कई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, जिसके चलते खिलाड़ी पिछले महीने फिर से धरने पर बैठ गए थे। उन्हें व्यापक समर्थन मिला। हैरानी की बात है कि इतना गंभीर आरोप लगने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई तो उसने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। तब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें पॉक्सो कानून की धारा भी लगी हुई है, जिसके आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी अनिवार्य है, मगर मुकदमा दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस चुप्पी साधे रही और ब्रजभूषण शरण सिंह मुक्त घूमते और खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देते रहे। पैरा दिल्ली पुलिस के रवैये से पहले ही साफ था कि वह खिलाड़ियों को थकाना चाहती है ताकि वे अपना धरना खुद उठा लें। ऐसा नहीं हुआ तो उसे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बाधा पहुंचाने का बहाना हाथ लग गया और उसने उनके आंदोलन को तहस नहस कर डाला। यह ठीक है कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व उस पर था, मगर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की गुहार का क्या होगा? ऐसा नहीं माना जा सकता कि बल प्रयोग के अलावा दिल्ली पुलिस के पास उनके आंदोलन को संभालने का कोई और उपाय नहीं था। इससे तो यही तथ्य रेखांकित हुआ है कि महिला खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर व्यवस्था के लोग गंभीर नहीं हैं। पैरा
नदियों के पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट और उनके विषाक्त न होने को लेकर लगातार जताई जाने वाली चिंता के बरक्स हालत यह है कि यमुना और गंगा जैसी नदियों का पानी भी कई जगहों पर उपयोग के लायक नहीं रह गया है, जबकि इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई और अकूत धन खर्च किए गए, मगर हकीकत सब जानते हैं कि इन नदियों की दशा क्या है। विडंबना यह है कि नदियों के लगातार प्रदूषित होते जाने को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके मूल कारकों पर गौर करने और उन पर रोक लगाने को लेकर वादों और घोषणाओं से आगे बात नहीं बढ़ पाती। घरों से लेकर कारखानों तक से निकलने वाला पानी कई बार खतरनाक रसायनों से घुला होता है और वह नालों से चलते हुए नदी में मिलकर प्रदूषण और पर्यावरण की एक जटिल तस्वीर बनाता है। इस तरह के कारणों पर लंबे समय से नज़र रहने के बावजूद नदियों को प्रदूषित करने वाले इस कारक की अनदेखी की गई। पैरा यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि दिल्ली में कपड़ों की रंगाई करने वाले अवैध कारखानों की वजह से भी यमुना के जीवन को किस स्तर का नुकसान हो रहा है, लेकिन कई बार इस ओर ध्यान जाने के बावजूद ऐसा अवैध कारखानों पर रोक लगाने की ठोस पहल नहीं हुई। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त निगरानी समिति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति GPCC को राष्ट्रीय राजधानी में रंगाई के अवैध कारखाने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिन इलाकों में इस तरह की अवैध रंगाई इकाइयां संचालित करने की शिकायतें आई थी, वहां लंबे समय से ऐसा चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि संबंधित महकमों की ओर से किसी भी इलाके में हर गतिविधि की निगरानी करने के दावों के बावजूद ऐसी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। NGT ने जिस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के बिंदापुर, मटियाला, रणहौला, खयाला, मीठापुर, बदरपुर, मुकुंदपुर और किरार इलाकों में बिना अनुमति के रंगाई कारखाने चलाए जा रहे हैं। पैरा कई बार इंसानी आबादी वाले इलाकों में भी बिना इजाज़त के संचालित रंगाई और धुलाई के ऐसे कारखानों में जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उसके जोखिम से आम लोग अनजान ही रहते हैं, जबकि ऐसे रसायनों को नालों में बहाने से होने वाले प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां खड़ी हो सकती है। इसकी वजह से पीने के पानी को लेकर वायु तक प्रदूषित हो जा सकता है। दिल्ली के कई नालों में बहते हुए खतरनाक रासायनिक कचरे यमुना में जाते हैं, जो पहले ही कई अन्य वजहों से प्रदूषण की गहरी समस्या से जूझ रही है। कायदे से होना यह चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी इकाइयों को अवैध तरीके से संचालित करने से पहले रोका जा पाता, तो अगर कभी इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उससे बचने के लिए भी इन मालिकों का शायद कोई तंत्र बना हुआ है। जाहिर है ऐसे कारखानों की वजह से न केवल यमुना का पानी और भूजल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि ये सरकारी तंत्र के सामने आर्थिक नुकसान का भी एक बड़ा जरिया बनते हैं, जिनके कारोबार का आमतौर पर कोई हिसाब किताब नहीं होता। NGT के ताज़ा निर्देश के पहले भी ऐसे कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें आ चुकी हैं, मगर आज भी इनकी गतिविधियों को पूरी तरह नहीं रोका जा सका है। पैरा कौशल विकास श्रम को प्रतिस्पर्धी और अधिक उत्पादक बनाकर संरचनात्मक बदलाव के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। यह न केवल उत्पादकता में वृद्धि कर अधिक और बेहतर नौकरियां सृजित करता
बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधारता है। भारत की बहुसंख्यक आबादी आज भी परंपरागत आजीविका गतिविधियों द्वारा गुजर बसर कर रही है। देश का आधा श्रम बल ग्रामीण रोजगार में और 90% से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में है। पूर्ण विराम।